नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां भोपाल में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। कैबिनेट ने ग्वालियर में दिव्यांग स्टेडियम बनाने के लिए 1 रुपए की लीज पर सरकारी जमीन देने का फैसला किया है। और इसी के साथ कैबिनेट ने इंदौर के पीथमपुर में इन्वेस्टमेंट के लिए नए सेक्टर बनाने को मंजूरी दी है। भूजल योजना के तहत बुंदेलखंड में पानी के लिए 314.54 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और विधानसभा सत्र के दौरान सदन में पेश होने वाले विधेयकों को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। तो इस तरीके से आज कई सारे प्रस्ताव पटल पर रखे गए थे, कई सारे प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है, जिनमें से कुछ प्रमुख प्रस्ताव हम आपको बता रहे हैं। और इन प्रस्तावों में कैबिनेट में लिए गए फैसले में इंदौर के पीथमपुर में इन्वेस्टमेंट के लिए नए सेक्टर बनाने की मंजूरी मिल गई है। मेडिकल डिवाइस निर्माण है, इसको भी मेडिकल सुविधा देने के बारे में आज कैबिनेट के द्वारा तय किया है। कैबिनेट के द्वारा आज हमारी सतही नल जल योजना है, जो कि एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी प्रयोजन है। दूषित पेयजल न मिले, गांव के अंदर शुद्ध वातावरण, जैसा आपने सुना होगा, मुख्यमंत्री जी ने कल भी अपने भाषण में कहा कि प्रत्येक गांव वाले को गांव के अंदर टोटी से हमारी बहन को, बेटी को शुद्ध जल मिले, उस योजना को भी आज मंजूरी दी गई है। प्रदेश के अंदर सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर दूध का वितरण एक साथ किया जाएगा। पौष्टिक आहार अन्ना नहीं, दूध। तो विधानसभा के सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक हुई। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की अगुवाई में हुई इस बैठक में प्रश्नकाल को लेकर चर्चा हुई और इस बैठक के बाद प्रोटेम स्पीकर ने बताया कि सत्र के दौरान प्रश्नकाल नहीं होगा, लेकिन सदन के पटल पर रखे गए सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा का सत्र के एक दिन का होगा और साथ ही ऑनलाइन और एक्चुअल दोनों तरह के सत्र पर सरकार विचार कर रही है। तो वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने सत्र के दौरान सदन पटल पर रखे गए सवालों के जवाब देने की मांग की। साथ ही कमलनाथ ने 35 दिन बाद कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने का दावा भी किया है। बैठक हुई थी, ये दोनों दलों सबसे बातचीत हुई है और उसमें तय किया गया है सबके जवाब आएंगे। जो पटल पर जो चीज आ जाएगी वो सबके जवाब आएंगे। देखिए, हमने अभी सुनी है सब बातें, जहां कोविड की बात है, कोविड को ध्यान में रखते हुए जो संभव है, जो उचित है, हमने इस पर चर्चा करी है। केवल हम सहमत हैं बजट पर। बजट तो पास होना है, संवैधानिक आवश्यकता है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो हमारे सदस्यों ने प्रश्न दिए हैं, जो ध्यान आकर्षण दिया, इसका जवाब भी होए। सर, विधानसभा अध्यक्ष को लेकर सर, क्योंकि कई लोग कोरोना पॉजिटिव है, तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। अब विधानसभा अध्यक्ष तो 35 दिन बाद हम बनाएंगे। चलिए। तो देखिए किस तरीके से लगातार जो विधानसभा सत्र के दौरान जो बातें हुई हैं और साथ ही प्रश्नकाल नहीं होने के चलते भी विपक्ष ने निशाना साधा है और कमलनाथ ने भी बयान दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरीके से अब ये पहले शिवराज कैबिनेट की बैठक, विधानसभा सत्र की कार्रवाई, क्या कुछ खास इस पूरी कार्रवाई के दौरान? जी बिल्कुल, एक वैधानिक प्रक्रिया है जिसके तहत सरकार को 6 महीने के अंतराल में सत्र बुलाना होता है, क्योंकि 24 सितंबर को 6 महीने हो रहे हैं। यही कारण है कि इस सत्र को लेके आज सर्वदलीय बैठक हुई और इस बैठक में इस बात पर सहमति बनी और खास तौर से कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि जो बजट है उसको लेके उन्होंने अपनी सहमति दी, लेकिन उन्होंने इस बात को भी सर्वदलीय बैठक में रखा, क्योंकि तमाम दोनों दल के नेता उस बैठक में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जितने भी प्रश्न आए और ध्यान आकर्षण आए, उसका जवाब जो है जरूर देना चाहिए। हालांकि इस बात को प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने भी कहा है कि जितने प्रश्न जो है पटल पर रखे जाएंगे, सभी का लिखित में जवाब जो है विधायकों को दिया जाएगा। हालांकि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं और जो उपाध्यक्ष है, उसका चुनाव जरूर टल गया, क्योंकि इससे पहले ये कहा जा रहा था कि सत्र जो है वो 3 दिन का रहेगा, लेकिन क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां बनी और सर्वदलीय बैठक में जो निर्णय लिया गया उसके अनुसार अब
21 सितंबर को ये एक दिन का सत्र रहेगा और इस सत्र के दौरान प्रश्नकाल नहीं रहेगा। बजट को सरकार के द्वारा पटल पे रखा जाएगा और इसके बाद जो सत्र है उसका समापन हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके की सर्वदलीय जो बैठक थी उसमें सहमति बनी है, उसके अनुसार जो तमाम विधायकों के जो प्रश्न है जो कि पटल पे सत्र के दौरान रखे जाएंगे उनका जवाब भी दिया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से जो सत्र की कार्यवाही है वो चली है और कई सारे मुद्दों को लेकर बातचीत तो हुई ही, लेकिन विपक्ष का साफ तौर पर ये कहना था कि जो प्रश्न नहीं लगाए जा रहे हैं, जो प्रश्नों का जवाब नहीं दिया जा रहा है, सरकार को उनके जवाब दिए जाने चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि कमलनाथ ने यह भी कहा कि 35 दिन बाद कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने का दावा किया गया है। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पर उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज का तूफानी दौरा लगातार जारी है और इसी दौरान छतरपुर के बड़ा मलहरा जाने के दौरान सीएम कुछ देर के लिए टीकमगढ़ में भी रुके और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि जनता ने 15 महीने के कांग्रेस का शासनकाल देखा है, इससे कांग्रेस में घबराहट है, उसके नेता ही पार्टी छोड़ रहे हैं, हम जनता के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लेकर आ रहे हैं। कांग्रेस का कार्यकाल जनता ने अपनी आंखों से देखा भी है, भुगता भी है, सहा भी है। जब कांग्रेस के जो मित्र थे वही घबरा गए वहाँ और पार्टी छोड़ के इस्तीफा दे के आ गए, तो आम जन की तो कल्पना ही की जा सकती है। 27 की 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आज एक और कांग्रेस के विधायक दुखद मृत्यु उनकी हुई है और मुंबई के दिल्ली के अंदर वो मेदांता में एडमिट थे, बड़े ब्यावरा के विधायक। उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की। ऐसे 27 चुनाव हो रहा है, 27 की 27 सीटें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 15 सीटों पर घोषित उम्मीदवारों को लेकर हो रहे विरोध के बीच पार्टी ने दूसरी सूची को लेकर मंथन तेज कर दिया है। तो वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ 19 सितंबर को ग्वालियर से दिल्ली जाएंगे और साथ ही दिल्ली में कमलनाथ पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात कर दूसरी सूची को फाइनल करेंगे। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी 22 सितंबर तक अपनी दूसरी सूची जारी कर सकती है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की पहली सूची के विरोध पर प्रवक्ता सैयद जाफर ने कहा है कि पहली सूची को पार्टी के सर्वे की रिपोर्ट के बाद पीसीसी चीफ को सहमति पर एआईसीसी ने जारी किया है। पार्टी हाईकमान ने ही प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाई है। वहीं कांग्रेस की सूची पर बीजेपी ने तंज कसा है। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रथम सूची में 15 प्रत्याशियों की घोषणा की है। यह प्रत्याशियों की घोषणा सर्वे के आधार पर, ये प्रत्याशियों की घोषणा स्थानीय स्तर पर कांग्रेस नेताओं से चर्चा करने के बाद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने इलाका कमान से सहमति के बाद की है। जल्दी कमलनाथ जी का दिल्ली दौरा होगा और वहां पर बाकी शेष बचे हुए प्रत्याशियों पर चर्चा करने के बाद उनकी भी घोषणा जल्द कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के 15 प्रत्याशी जो कांग्रेस ने घोषित किए, उन सीटों पर लगातार कांग्रेस के ही कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। ये जो टिकाऊ का नारा लगाया करते थे, ये तो काम चलाऊ भी साबित नहीं हुए। चाइनीज प्रोडक्ट की तरह इनकी हालात देखने में उजागर हो रहे हैं और यही कारण है कि उनके कांग्रेस के मूल कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे हैं। एमपी कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की। गरीब कल्याण सप्ताह मनाने की शिकायत की गई है। कांग्रेस ने वोटरों को लुभाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने की ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग जहां पर वोटरों को लुभाया जा सकता है और इस तरीके से लगातार जो कांग्रेस है वो विरोध भी दर्ज कराती आ रही है। बहुत ही जल्द उपचुनाव होना है। तो वहीं एमपी कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। गरीब कल्याण सप्ताह मनाने की शिकायत की है। कांग्रेस ने वोटरों को लुभाने का आरोप बीजेपी पर लगाया है। कांग्रेस ने ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगाने की भी मांग की है। तो एमपी में आंगनबाड़ियों में अंडा बटेगा या नहीं, इस पर सीएम शिवराज ने पहली बार इशारों में संकेत दिए हैं कि अंडा
नहीं बल्कि कुपोषित बच्चों के लिए दूध दिया जाएगा। भोपाल में सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी के सेवा सप्ताह के दौरान सरकार कुपोषित बच्चों के लिए दूध का वितरण करेगी और इसी दौरान उन्होंने यह भी कहा कि अंडा नहीं देंगे। कुछ दिनों पहले मरती इमरती देवी अंडा बांटने पर अड़ी हुई थी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि जिसे विरोध करना है करते रहें, मैं कुपोषण दूर करने के लिए बच्चों को खाने में अंडा दूंगी। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया था कि अंडा अनिवार्य नहीं है, जो नहीं खाते हैं उन्हें फल दिया जाएगा। मरती देवी की मांग पर कई धार्मिक संगठनों को भी ऐतराज था, लेकिन अब सीएम ने संकेत दिए हैं कि आंगनबाड़ियों में अंडा नहीं बटेगा। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश की आंगनबाड़ियों में 17 सितंबर से दूध बांटे जाएंगे। 17 तारीख को हमने तय किया है, पार्टी फल का वितरण करेगी और सरकार कुपोषित बच्चों के लिए दूध का वितरण करेगी। कुपोषण दूर करने के लिए अंडा नहीं, दूध देने का अभियान प्रारंभ किया जाएगा। प्रदेश के अंदर सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर दूध का वितरण एक साथ किया जाएगा। पौष्टिक आहार, अंडा नहीं दूध। और उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी फल का वितरण करेंगे। इस तरह से सामूहिक रूप से ये दूसरे दिन 17 तारीख का कार्यक्रम जन्मदिन के दिन का प्रदेश के अंदर मनाया जाएगा। एमपी में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक नहीं। 93,000 के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा, जहां 24 घंटे में 2,323 नए मामले सामने आए हैं और 24 घंटे में 29 मरीजों की जान भी चली गई है। और अब तक 69,613 मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। तो जो लगातार संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके विपरीत जो रिकवरी रेट है वो बहुत कम देखने को मिल रहा है। और पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि मौत का आंकड़ा भी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। और इसके एवज में बात की जाए, जो एक्टिव मरीज हैं वो भी काफी ज्यादा है। 24 घंटे में 2,323 नए मामले सामने आए हैं और 24 घंटे में 29 मरीजों की जान भी चली गई है। कुल 69,613 मरीज रिकवर होकर अपने घर भी जा चुके हैं। तो कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी का निधन हो गया है। दुखद खबर है। दिल्ली के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली है। कोरोना से पीड़ित होने के चलते मेदांता अस्पताल उन्हें भर्ती किया गया था, जहां पर उनका इलाज चल रहा था। गोवर्धन दांगी ब्यावरा से विधायक थे। एयर एम्बुलेंस से उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा। गोवर्धन दांगी के निधन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और पीसीसी चीफ कमलनाथ समेत एमपी के कई नेताओं ने शोक जताया है। वहीं कमलनाथ ने कहा कि गोवर्धन दांगी का गलत इलाज हुआ है। ब्यावरा से हमारे विधायक साथी गोवर्धन दांगी जी अब हमारे बीच नहीं है। वो पहले भी अस्वस्थ थे, तब भी मेदांता अस्पताल उनको इलाज के लिए भेजा गया था और अब भी अस्वस्थ होने के कारण वो एडमिट हुए थे। बाद में दिल्ली में उनका इलाज करवाया जा रहा था। कोविड पॉजिटिव भी थे वो, लेकिन पहले से अस्वस्थ और बीमार थे। वो हमें छोड़कर चले गए हैं। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। वो एक समर्पित जनसेवक थे, लोकप्रिय नेता थे और अस्वस्थता की स्थिति में भी उनके क्षेत्र के विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए सदैव चिंतित रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम। परिजनों को, अनुयायियों को भगवान ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। बताते हैं कि कितनी लापरवाही और कितना गलत इलाज यहाँ हो रहा था। दिल्ली में मेदांता में उन्होंने पूरा प्रयास किया। वो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बड़ा एक समाज सेवक थे, बहुत सरल स्वभाव के, सीधे साधे व्यक्ति थे। इस प्रकार के व्यक्ति, इस प्रकार के जनप्रतिनिधि हमारे आज की राजनीति में बहुत कम है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
तो एमपी में पुलिस ने नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसा है, जहां रतलाम में पुलिस से 1 करोड़ की ड्रग्स के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार की है। आरोपी के पास से MDMA नाम की ड्रग्स मिली है, जिसका इस्तेमाल हाई प्रोफाइल पार्टियों में होता है। वहीं धार में पुलिस से 1 करोड़ की कीमत की अंग्रेजी शराब जब्त की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापा मारते हुए अंग्रेजी शराब के साथ ही ड्राइवर और एक शख्स को भी पकड़ा है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। उज्जैन लोकायुक्त ने आज एक बार फिर काली कमाई करने वाले धन कुबेर पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापा मारा और कार्रवाई की। उज्जैन लोकायुक्त निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव ने बताया कि कुलदीप धनसुख 2004 में पंचायत सचिव के पद पर नौकरी पर लगे थे, जिसके बाद नगरीय प्रशासन में राजस्व विभाग के CMO तक पहुंच गए। कुल 16 साल की नौकरी में कुलदीप ने जमकर काली कमाई की और अब तक कुलदीप की कुल आय 30 लाख होनी चाहिए थी, लेकिन उसके एवज में कुलदीप ने 3 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जमा कर ली है। आज सुबह लोकायुक्त ने बड़नगर, मकड़ोन और उज्जैन के शिवांग पैराडाइज में कार्रवाई की। कार्रवाई में लोकायुक्त को 4 लाख कैश, सोने चांदी के जेवरात समेत 3 एकड़ जमीन की जानकारी लगी। और इतना ही नहीं, बड़नगर में 1 मकान के साथ ही उज्जैन में 2 मकान इन 16 साल की नौकरी के दौरान खड़े किए गए हैं। उज्जैन में एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के साथ ही माकड़ौन में भी एक मकान के बारे में पता चला है। 2 लग्जरी कार के साथ ही 2 टू व्हीलर सहित अन्य दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। कितना सर ये टेबल? और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी एमवाई अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जी हां, अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में स्ट्रेचर पर 1 महीने से एक लावारिस लाश डिकम्पोज होकर कंकाल में तब्दील हो गई, लेकिन जिम्मेदारों ने इसकी सुध तक नहीं ली। शव से दुर्गंध आने के बाद मामला सामने आया। जिम्मेदारों ने अज्ञात शव को ना तो डीप फ्रीजर में रखा और ना ही इतने दिनों से उसका कोई अंतिम संस्कार किया गया। प्रबंधन की घोर लापरवाही के चलते इतने दिनों तक शव की दुर्दशा होती रही और अब अस्पताल प्रबंधन ने नोटिस जारी किया है। तो आप देखिए कितनी हैरान करने वाली बात है कि पोस्टमार्टम रूम में शव पिछले 1 महीने से रखा हुआ है और यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, ना तो उन्होंने कोई खबर की, ना तो कोई जानकारी दी गई। जरा आप सोचिए कितनी हैरान करने वाली बात है कि सबको सिर्फ अपनी पड़ी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। खासतौर पर सरकारी जो कार्यालय होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, कि कहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, क्या जरूरत है संभालने की, कोई नहीं। और शव पूरा डिकम्पोज होकर कंकाल में तब्दील हो गया। 10 दिन पुरानी बॉडी मैंने जानकारी निकाली कि मेरे पास सुबह आया था फ़ोन, तो अज्ञात की बॉडी है। अज्ञात की बॉडी हम 1 हफ्ते तक वैसे भी रखते हैं कि कोई पहचान हो जाए, लेकिन अभी उन्होंने नगर निगम को इन्फॉर्म किया है या नहीं किया, उसके लिए मैं नोटिस जारी कर रहा हूँ कैजुअलिटी इंचार्ज को। अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, किसकी लापरवाही है, तो लापरवाही तय की जाएगी। इसमें लापरवाही को सामने तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये अज्ञात की बॉडी है। अज्ञात की बॉडी 7 दिन तो रखी जाती है कम से कम। और खबर भोपाल से है। सैनिक कल्याण बोर्ड संचालनालय में गबन का मामला सामने आया है और इस मामले में नीरज चतुर्वेदी समेत अन्य आरोपियों पर दर्ज FIR। अकाउंट का काम देखते हैं नीरज चतुर्वेदी। धोखाधड़ी, गबन, भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। चेयरमैन भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के नाम से पैरेलल खाता खोलकर करोड़ों रुपए का गबन का आरोप लगा है। 2014 से 2019 तक करीब 2 करोड़ 95 लाख रुपए का गबन करने का आरोप इन पर लगा है। और साथ ही बॉलीवुड अभिनेता अरुणोदय सिंह की कैनेडियन पत्नी ली एल्टन की याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनवाई की और इसके साथ ही भोपाल फैमिली कोर्ट के रिकॉर्ड को भी तलब किया गया है। पूरा मामला एक तरफा तलाक के फैसले को चुनौती देने से जुड़ा हुआ है, जिस पर अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को नियत की गई है। ली एल्टन ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि अरुणोदय ने तलाक को लेकर उन्हें कोई भी जानकारी नहीं दी और उनके खिलाफ तलाक की एक तरफा डिक्री हासिल कर ली और इस लिहाज से भोपाल कोर्ट का आदेश निरस्त किया जाए। कनाडा निवासी ली एल्टन और
अरुणोदय सिंह ने भोपाल में विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकरण कराया था। नवंबर 2016 में इनकी शादी हुई और शादी के कुछ ही दिनों बाद दोनों के बीच आपसी तनातनी बढ़ गई और अरुणोदय ने अचानक 2019 के बीच में आना जाना भी बंद कर दिया। विवाद की शुरुआत ली एल्टन के कुत्ते और अरुणोदय सिंह के कुत्ते की लड़ाई से भी हुई। इसके बाद अरुणोदय ने ली एल्टन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए 10 मई 2019 को भोपाल के फैमिली कोर्ट में ली एल्टन के खिलाफ तलाक का केस लगा दिया और इस बीच ली एल्टन कनाडा जा चुकी थी और उन्होंने अरुणोदय के खिलाफ भरण पोषण और वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना का केस मुंबई में दायर किया था। 18 दिसंबर 2019 को ली एल्टन की जानकारी के बगैर भोपाल कुटुंब न्यायालय ने तलाक की एक तरफा डिक्री पारित कर दी थी। डाइवोर्स डिक्री में जो क्रूएल्टी का मेन ग्राउंड है, वो क्रूएल्टी का मेन ग्राउंड ये दिखाया जाता है कि दोनों ही पति पत्नी के अलग अलग कुत्ते थे। शादी के टाइम पत्नी जो थी वो कनाडा से अपने साथ एक कुत्ता लेके आई थी और इधर हस्बैंड के पास ऑलरेडी एक 2-3 कुत्ते थे बड़े। तो वो कुत्ते की जब लड़ाई होती थी उसके कारण हस्बैंड और वाइफ में नोकझोंक होती थी। तो दिस कैन नॉट बी अ ग्राउंड अंडर द लॉ as far as divorce decree is concerned, and that also an ex parte decree, that also within a period of only 7 months from the date of filing of the case. तो इसके खिलाफ मैंने वाइफ की तरफ से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपील की, जिसमें कल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूरा रिकॉर्ड कॉल किया है फ्रॉम द भोपाल कोर्ट और अब कुटुंब न्यायालय से जब रिकॉर्ड आ जाएगा तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में इसकी अगली सुनवाई की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।